हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो ये आज का लेक्चर है ना, ये जाएगा हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले टॉपिक के अंदर। देखो, कल हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपको लेक्चर मिला था, कल सुबह मिला होगा, ठीक है। उसके अंदर आपने बेसिक जो थे इंट्रोडक्शन के वर्ड जो थे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के अंदर आपको काम आएंगे, वो हमने पढ़े थे। कुछ हमने बात करी थी वहां पर इकोलॉजी की, कुछ बात करी थी वहां पर हमने इकोसिस्टम से पहले वाली बायोटिक फैक्टर्स भी हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। और थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बीच के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसे उनको एक दूसरे के साथ मिलाता है और कैसे बनता है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन बारे सबसे पहले जो हम हमेशा की तरह करते हैं हर लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर का रिवाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारा आया था वो आया था इकोलॉजी। इकोलॉजी जो वर्ड है, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है जो हमने पढ़ा था, ओइकोस प्लस लोगोस। हमने देखा था कि ओइकोस जो मेरा है वो क्या होता है, ये होता है एक शेल्टर। अगर मैंने बोला कि किसी भी लिविंग सेल के लिए अगर हम घर की बात करें कि उसका घर होम है, ये उसका है ना, किसी भी लिविंग सेल का जो घर है उसे हमने क्या बोला, ओइकोस बोला। और जो लोगोस होता है इसका मतलब होता है स्टडी। यहां पर किस कंसर्न में इसका यूज हुआ, यहां पर हमने इसका यूज किया कि किसी भी लिविंग सेल के होम की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है, इकोलॉजी होती है। और लोगोस क्या है, एक स्टडी हो गया, या मैं यूं कहूं द आर्ट ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी से रिलेटेड वर्ड है जो मीनिंग क्या दे रहा है, यहां पर ओइकोस और लोगोस दोनों का मिलकर मीनिंग क्या होता है, वो हुआ कि लिविंग सेल के घर की स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इकोलॉजी के अंदर हमने जाना कि कोई लिविंग सेल जो है उसका जो रिलेशन है किसी दूसरी लिविंग सेल के साथ भी हो सकता है, नॉन लिविंग सेल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। लिविंग के साथ होगा, नॉन लिविंग सेल के साथ होगा। और अगर मैं बात करूं लिविंग और नॉन लिविंग का जो रिलेशन है, इनके बीच में कोई ना कोई मीडियम भी हो सकता है। और वो मीडियम जो है मेरा, वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है। वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ लिविंग सेल का या नॉन लिविंग सेल का जो रिलेशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसे समझने के लिए हमें अलग अलग फैक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और उनकी स्टडी जो है हमने आगे के पॉइंट्स के अंदर करी थी। इसके बाद में मैंने आपको 3 वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। यहां पर एक वर्ड आया था स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बताया था कि जो हमारे अगर वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें, टेम्परेट रीजन्स हैं, टेम्परेट रीजन्स जो है उनके अंदर जो मेरी वाटर बॉडी होती है, सपोज दैट ये मेरा लेक है, वाटर बॉडी है, ये इसका टॉप सरफेस है और ये इसका बॉटम सरफेस है। हमने यहाँ पर बात करी थी कि जो टॉप सरफेस है इसके अंदर जो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी भैया टेम्परेचर की, क्या वो इस वाले टेम्परेचर से अलग होगी क्या, तो आपने बोला हाँ सर ये अलग होगी। भैया बॉटम में बात करें, जो मेरी फिश है, क्या जो बॉटम के अंदर सरवाइव कर रही है वो टॉप के वाटर के साथ सरवाइव कर पाएगी क्या, तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस लेयर का और इस लेयर का जब टेम्परेचर अलग अलग है तो यहां पर पाए जाने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। बात करें यहां पर पाई जाने वाली एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। यहां पर हमने इस लेयर को पढ़ा था कि ये मेरा वो लेयर है जिसकी ग्रेडियंट क्या है, स्टीप है ना। ग्रेडियंट स्टीप से मेरा मतलब क्या है, ग्रेडियंट स्टीप से मेरा मतलब ये है कि अगर हम बात करें टॉप लेयर को हमने क्या बोला था, टॉप लेयर को हमने बोला था हाइपोलिम्नियम और बॉटम लेयर को क्या बोला था, इपिलिम्नियम। जब हाइपोलिम्नियम और इपिलिम्नियम आपस में क्या करेंगे, हीट को इंटरचेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, तो क्या होगा, यहां पर जो स्पीसीज मेरी टॉप में है, क्या उनमें से कुछ स्पीसीज बॉटम में जाएंगी और बॉटम वाली कुछ ऊपर भी आएंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, हीट का इंटरचेंज हुआ, स्पीसीज भी आपस में चेंज हो रही हैं। यहां पर सपोज दैट फिश थी, यहां पर फिश के साथ ऑक्टोपस था, वो ऊपर चला गया। यहां पर जो थी कोई ब्लैक कलर की फिश थी, वो यहां पर नीचे आ गई। तो हमने बात करी थी टेम्परेट रीजन के अंदर जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन होता है, मतलब हीट का जो चेंज हो रहा है भैया, बॉटम और टॉप की लेयर्स के बीच के अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ये पढ़ा था। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक बोला था। और ये प्रॉपर्टी है किस रीजन की, ये प्रॉपर्टी है मेरी टेम्परेट रीजन की। आगे बढ़कर हम बात करी थी, हमने नेक्स्ट जो हमारा वर्ड था वो पढ़ा था कि सिम्बोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। देखो सिम्बोटिक रिलेशनशिप मैंने बताया था आपको कि किन्हीं दो लिविंग सेल के बीच में भी हो सकता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग सेल के बीच में हो सकता है क्या, नहीं, कोई भी सिम्बोटिक रिलेशनशिप लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में नहीं हो सकता, दोनों लिविंग के बीच में होगा। हमने बात करी थी यहाँ पे अलगी की, जिसे आप क्या बोलते हैं, काई, ठीक है, जो हमें दिखता है ग्रीन कलर का। ये अलगी जो होता है ये रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, ये बनाता है फंजाई के साथ। जो फंजाई होता है इसे आप क्या बोलते हैं, कवक।
भैया मैंने क्या बोला कि अलगी और फंजाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप बनता है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप बोलता है। ये बोलता है कि तुम मेरा फोटोसिंथेसिस करवा दो, ठीक है, मुझे जीवन जीने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए, आप मेरा फोटोसिंथेसिस कराओ, और आपको जीने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। देखो दोनों के अंदर क्या हुआ, इसने इसको एक चीज दी और इसने इससे एक चीज ले ली। देखो फंजाई के पास घर नहीं है, बेसिकली अगर मैं कहूं तो उसके पास घर नहीं है। तो जो अलगाई हमारा होता है, अलगी जो है, इसके अंदर क्या एक जाली तो है, जाली है, बीच में स्पेसेस है। यहां पर क्या होगा, फंजाई अगर फंस जाएंगे तो क्या हुआ, इसको होम मिल गया एक तरीके का, यहां पर ये रह सकता है, आराम से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसने इसको शेल्टर दिया, घर दिया, तो इसने इसका क्या करवा दिया, यहां पर एक ने घर दिया तो दूसरे ने क्या करवा दिया, उसको फूड दे दिया। ऐसे करके हमारे पास क्या बनने लग जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें बन जाती हैं। और इन कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों को आप लोग क्या बोलते हो, आइसलैंड बोलते हो। ये आइसलैंड जो होते हैं मेरे, किसका रिलेशनशिप है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप है। और दुनिया में सबसे बड़ा सिम्बोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल कौन सा है, मेरा कंट्री है भैया सिंगापुर, ठीक है। जिन लोगों ने जीके पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि सिंगापुर जो है कोरल रीफ का एग्जांपल है। ऐसे क्या बनती है, कोरल रीफ बनती है सिम्बोटिक रिलेशनशिप से, चट्टानें बनेंगी, किसकी बनेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनेंगी। और कैल्शियम कार्बोनेट आया कहां से भैया, ये दिया मेरा फंजाई ने। कल मैंने बैक्टीरिया की भी बात करी थी और बताया था कि मेरा एक बैक्टीरिया भी है जो ये काम कर सकता है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज बेसिलस मेगाटेरियम, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बोनेशन का काम करता है, सेम यही काम करेगा। ये हमारा सेकंड वर्ड था जिससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, एक स्ट्रेटिफिकेशन, एक सिम्बोटिक रिलेशनशिप, एक मैंने आपको इकोलॉजी बताया और लास्ट में बताया था एंडोजिनस रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये एंडोजिनस रेस्पिरेशन क्या होता है, एंडोजिनस रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जब किसी भी लिविंग सेल की कम्युनिटी के अंदर क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, उसके पास फूड नहीं है, खाना नहीं है, वहां पे खत्म हो गया। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कम्युनिटी के अंदर मेजर और माइनर दो का। मैंने आपको माइनर कम्युनिटी के अंदर एग्जांपल दिया था कि जब किसी कॉर्डन केक के ऊपर आपने गोबर के ऊपर लगे हुए छोटे छोटे बैक्टीरिया देखे होंगे जो वहां पर नाइट्रोजन को खा रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या वो अपनी एनर्जी जो उन्हें चाहिए उसके लिए सन पे डिपेंड है क्या, नहीं डिपेंड नहीं है, वो अपना काम खुद से कर रहे हैं, सन नहीं चाहिए उनको एनर्जी के लिए, ठीक है, वो लोग मिलके काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि काउडन केक के ऊपर जो हुआ बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया, ये एग्जांपल किसका है, ये माइनर कम्युनिटी का एग्जांपल है, ठीक है। पहले बात तो ये रखो कि कम्युनिटी कौन सी थी, मैंने बताया आपको हेटेरोट्रॉप्स की थी, और किसके अंदर आई थी, माइनर कम्युनिटी के अंदर आई थी। ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी। इन्वायरमेंट किसको बोला, इन्वायरमेंट बोला हमने एक लिविंग सेल के या एक नॉन लिविंग सेल के, या अगर मैं बात करूं लिविंग, नॉन लिविंग और इनके अलावा भी जितना कंपाउंड है हमारे पास, सबके मिश्रण को अगर मैं कम्युलेटिव सम करके बोलता हूं, दैट इज क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट होगा। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग एंड अदर ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। इन सबके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे। हमने इन्वायरमेंट के फिर क्या पढ़े, कंपोनेंट्स पढ़े थे या ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको 6 बातें बताई थी कि 6 पार्ट्स हैं इसके, जिनमें से 3 हमने डिस्कस किए। पहला इंडिविजुअल, दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, पॉपुलेशन, और थर्ड वन इज कम्युनिटी, ठीक है। इंडिविजुअल कौन, इंडिविजुअल मैंने बताया ऐसा बैक्टीरिया जो ये कह रहा है कि मैं खुद ही खाना बनाऊंगा, मैं खुद ही जिंदा रह सकता हूं, मैं खुद ही सस्टेन कर सकता हूं, खुद ही सर्वाइव कर सकता हूं। ये जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, इन्हीं टेक्निकल वर्ड्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बैक्टीरिया खुद सर्वाइव कर सकता है, इसका मतलब वो क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है। कोई भी लिविंग सेल जो खुद से अपना भोजन बना सकती है, अपना एनर्जी खुद से ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है, वो क्या, इंडिविजुअल है। फिर हमने बात करी थी पॉपुलेशन की कि पॉपुलेशन किसे बोला जाएगा। देखो पॉपुलेशन किसे बोला जाएगा, हमने एग्जांपल लिया था बैक्टीरिया का कि बेसिलस की बात करूं मैं अगर, तो बेसिलस मेरी क्या हो गई, एक पॉपुलेशन हो गई, और मेरा बैक्टीरिया क्या हो गया, कम्युनिटी हो गई। ऐसे मैंने आपको बताया था कि भारत क्या है, एक देश है, उस देश के अंदर राजस्थानी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं। तो राजस्थानी और पंजाबी क्या है भैया, एक कम्युनिटी है, बात समझ में आ रही है क्या। उस कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों की पॉपुलेशन भी होगी, क्या हो गई। तो टेक्निकल वर्ड्स के अंदर क्या बोलेंगे, टेक्निकल वर्ड्स में हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेरा क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बोल दो आप, लिविंग सेल का सम बोल दो, नॉन लिविंग सेल का सम बोल दो, कुछ भी बोलोगे, कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, कलेक्टिवली हम उसे बोलेंगे पॉपुलेशन, जो ग्रुप के अंदर दी जाती है। बात समझ में आई। फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो मेरा बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, 3 चीजें जो है पॉपुलेशन के अंदर फैक्टर थे जो इसको इफेक्ट करते हैं। बर्थ भैया रेगुलर क्या हो रहा है, न्यू लिविंग सेल्स बनती चली जा रही है, रिप्रोडक्शन होता चला जा रहा है, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है।
डेथ की बात करें, कहीं पे फूड की कमी हो गई, बैक्टीरिया एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया, फिर वहां पर भी फूड की कमी हो गई तो वहां से आगे चला गया। तो क्या हमने बोला कि जब माइग्रेशन, इसे सॉरी माइग्रेशन बोलेंगे, ये माइग्रेशन है, फूड की कमी हुई एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तो माइग्रेशन भी क्या कर रहा है, हमारा इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। और तीसरा अगर डेथ की बात करूं, बैक्टीरिया सेल जो है मेरी मरनी शुरू हो गई, मर रही है, खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो वो भी क्या होगी, पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी। अब बात आती है कम्युनिटी की, हमने थर्ड फैक्टर पढ़ा था कि कम्युनिटी किसे बोलेंगे, तो भैया कम्युनिटी मेरा बोलेंगे बैक्टीरिया क्या है, एक कम्युनिटी है। और इस बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक आता है बेसिली, अगर आप बोलते हो, एक बोलते हो कोलाई, तो ये सब क्या है, पॉपुलेशन है। इन पॉपुलेशन से मिलकर क्या बना, कलेक्टिवली कम्युनिटी बनी। जब बहुत सारी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो जाएंगी अलग अलग तरीके की, उनको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो 3 फैक्टर तक हमने पढ़ लिया था। कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे बायोटिक और अबायोटिक के। बायोटिक कौन कौन से होते हैं, अगर आपने बोला ग्रीन ट्री, सर हरा पेड़ मेरा बायोटिक है, तो क्या जो हरा नहीं है वो बायोटिक है, वो भी बायोटिक है। तीसरा, इसके अलावा ह्यूमन, हम खुद मानव जो है वो क्या है, बायोटिक है। अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, अबायोटिक फैक्टर वो सारे के सारे होंगे जो वेदर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हर चीज को, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन, ये सारे क्या मेरे अबायोटिक फैक्टर्स हैं। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये हमारा 4th फैक्टर है, किसका, हमने टॉपिक क्या चला रखा था, इकोलॉजी चला रखा था। और मैंने आपको बताया था कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी का। उस इकोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पहला पढ़ा था, सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूं जिन लोगों को टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, इंडिविजुअल। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद में हमने थर्ड वन क्या पढ़ा, थर्ड वन पढ़ा हमने कम्युनिटी। और कम्युनिटी को हमने 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ा, एक पढ़ी मैंने मेजर और दूसरी पढ़ी मैंने माइनर। मेजर में मैंने बताया सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है भैया, सोर्स ऑफ एनर्जी मेरा है सन। ठीक है, बात समझ में आ रही। कम्युनिटी के अंदर मैंने मेजर कम्युनिटी बताई, उसमें सोर्स कौन था, सन था एनर्जी का। ठीक है, और माइनर के अंदर क्या सोर्स ऑफ एनर्जी सन था, नहीं था, सन इज द नोट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पर मैंने आपको गोबर का एग्जांपल दिया था कि गोबर को धीरे धीरे बैक्टीरिया खत्म कर देता है, तो क्या उसे वहां पे सन की जरूरत होती, क्या नहीं होती भैया। अगर गोबर पड़ा ना, अगर गोबर है तो वहां पे बैक्टीरिया होगा, अगर फूड ही नहीं है तो क्या मेरा बैक्टीरिया होगा, क्या बैक्टीरिया भी नहीं होगा। यहां पर सन की जरूरत उसको नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात हमने कर ली थी, 3 बातें कर ली थी। 4th पॉइंट जो है मेरा वो है इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम बात करें इकोसिस्टम के अंदर, तो देखो इकोसिस्टम के अंदर कम से कम एक चैप्टर पूरा बन सकता है। जो मैं रेगुलर अगर बोलूं तो कम से कम 3 घंटे की क्लास होगी, इकोसिस्टम पे चलती रहेगी, हम इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम देखो मैंने बताया, जब भी मैं लिविंग सेल की बात करूंगा मैं नाम लूंगा बैक्टीरिया का। जब नॉन लिविंग सेल की बात करूंगा मैं बोलूंगा कि एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, क्या वो सांस ले रहा है, नहीं ले रहा, क्या उसे जीने के लिए हवा की जरूरत है, नहीं है, क्या उसे पानी की जरूरत है, नहीं है। तो इन सब चीजों की जरूरत किसे होती है, मेरे बायोटिक फैक्टर्स को होती है। और बायोटिक फैक्टर्स के अंदर ही मैंने आपको लकड़ी भी बताई, ठीक है, जिसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो बात ऐसी है कि लिविंग सेल भी मैंने कहा, नॉन लिविंग सेल भी कहा, और तीसरा मैंने इनके अलावा कोई भी चीज अगर है उनका, अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, लिविंग सेल का, नॉन लिविंग सेल का, इनके अलावा थर्ड कुछ भी है उसका, हम क्या चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। लिविंग का लिविंग के साथ, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ, और नॉन लिविंग का मान लो कोई वुड बड़ी है उसके साथ, है ना, ह्यूमन के साथ, या हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप बताना चाहते हैं। देखो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ना, बार बार एक टर्म आ रही है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट किसे बोलोगे आप, मैंने बोला भैया हवा बह रही है, विंड, हवा चल रही है। अब हवा चल रही है, हवा चलने के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे पक्षी भी तो उड़ रहे हैं। कहीं पे हवा चलने से क्या होगा, बारिश भी आ जाएगी। किसी जगह पे एक पर्टिकुलर, मैंने फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया, तो क्या उस जंगल के अंदर अगर बारिश हुई तो वहां पर जहां बारिश की बूंदें गिरी, उस घास के ऊपर भी कुछ लिविंग सेल्स होंगे, क्या कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे, क्या होंगे भैया, क्या उनको उस बारिश के साथ इफेक्ट होगा, क्या होगा। बस यही कहना चाह रहा हूं कि फिजिकल एनवायरनमेंट मेरा क्या है भैया, बारिश आई, हवा चला, ये क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट है। इसकी वजह से लिविंग सेल्स के ऊपर कुछ चेंजेज है। लिविंग सेल्स कौन, बैक्टीरिया, ह्यूमन, हम लोग सारे के सारे। नॉन लिविंग सेल्स में भी कुछ चेंजेज है, तो ये क्या है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट और लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स के बीच में। तो ये होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर हम चाहते क्या है, हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सभी के बीच में, चाहे वो लिविंग है, चाहे नॉन लिविंग है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो बायोटा कुछ भी है। इसके अंदर मेरा इकोसिस्टम के अंदर बायोस्फीयर भी आएगा। अब आप कहोगे कि सर बायोस्फीयर क्या होता है,
भैया देखो, बायोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर हो गया। जब अपने बात करेंगे ना एटमोस्फेयर की, तो एटमोस्फेयर के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा कि बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर होता क्या। यहां सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि है क्या, किसको हम क्या चीज बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं, बाकी का यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बाकी का एटमोस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो लिथो नाम से पता चल रहा है, लिथो क्या होता है भैया, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ, पृथ्वी, आपने बोला ये पृथ्वी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोल देंगे, ठीक है। हाइड्रो नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोस्फीयर। अब भैया हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मैंने बताया था आपको, जल विद्युत, है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पता नहीं मेरे को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, जल विद्युत प्रवाह प्रणाली, मालूम नहीं मेरे को ना। हाइड्रो क्या होगा, पानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनके लिए हाइड्रो आता है। तो हमने यहाँ पे बात करी हाइड्रोस्फीयर की, तो भैया हाइड्रोलॉजी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। क्या हाइड्रोलॉजी में आपने ये पढ़ा था क्या कि सर वहां पर प्रिसिपिटेशन होता है, बारिश आती है, बारिश की बूंदें आई, ये बारिश की बूंदें आने के लिए भी हमने पढ़ा था, रेन पढ़ी थी हमने, स्लीट पढ़ी थी हमने, ग्लेज पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, ओले भी पढ़े थे, ओलो को क्या बोलते हैं, हेल बोलते हैं। तो ये सारा कुछ हमने वहां भी पढ़ा था। तो भैया प्रिसिपिटेशन, बारिश के आने तक जमीन पर बारिश की बूंदें गिरी और बहकर चली गई, यहां पर क्या हुआ था, रन ऑफ हुआ था। ये पूरी की पूरी स्टडी एक बारिश की बूंद के इवेपोरेट होकर ऊपर जाने से वापस धरती तक आने का जो साइकिल है, ये हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या भैया, बारिश की बूंदें डायरेक्ट बादल थोड़ी ना बन गई, कहीं ना कहीं पे मेरा क्या होगा, ओशियन होगा भैया, ओशियन, समुद्र होगा, समुद्र में से क्या हुआ भैया, पानी इवेपोरेट हुआ, कैसे हुआ, अब आप कहोगे भैया जब टेम्परेचर क्या होता है मेरा ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, लो होती है, ऐसा केस किसको जन्म देता है, क्लाउड्स के फॉर्मेशन को जन्म देता है ना। और जब क्लाउड फॉर्म होंगे, लो ह्यूमिड रीजन होगा, वहां पर क्या होगी, बारिश होगी। जब बारिश होगी तो क्या होगा, प्रिसिपिटेशन है, बारिश, जमीन पे पानी आया, बहा, यहां पर रन ऑफ हुआ। ये पूरी की पूरी स्टडी किसमें करते हैं, हम हाइड्रोस्फीयर में करते हैं। लिथोस्फीयर के अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के अंदर जितनी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब आता है मेरा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर आपको याद आएगा कि इससे रिलेटेड हमने कभी क्या स्ट्रेटोस्फीयर का नाम लिया था, क्या लिया था भैया। अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम वाले तो इंतजार कर रहे होंगे कि सर समताप मंडल बोलो ना, सर श्रोभ मंडल बोलो ना, है ना। तो भैया इन सब मंडलों के नाम आपने जो पढ़े हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, मेरे बायोस्फीयर के अंदर आते हैं क्या, ठीक है। तो ये बात आती है। यहां पर मैंने ये बोला कि इकोसिस्टम के अंदर ना आपको क्या क्या ये सारा कलेक्टिव फॉर्म जो है आप पढ़ रहे हो किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। तो इकोसिस्टम अपने आप में एक क्या है, बहुत ही वाइड एरिया, ठीक है। तो यहां पर हम अब आगे बढ़ते हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से हैं। पिछले लेक्चर को भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे अच्छा लगा कि हाँ कुछ अच्छा सीखने वाले बहुत सारे लोग हैं, थोड़े नहीं भैया बहुत सारे लोग हैं अच्छा सीखने वाले, जिनको ये मतलब नहीं है कि बातें करने वाली फैकल्टी चाहिए, जिनको ये चाहिए कि हाँ हमें हमारा टाइम जो है यूटिलाइज हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे। देखो अब बात करते हैं ना अबायोटिक फैक्टर्स की, तो आप कहोगे सर कि अबायोटिक फैक्टर में अभी तक आपने नाम नहीं लिया एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का नाम नहीं लिया आपने, यहां पर अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर गैसेस का नाम नहीं लिया। तो भैया देखो एनर्जी और गैसेस दोनों की दोनों ही अबायोटिक फैक्टर्स में आएंगी। और कहोगे सर एनर्जी कैसे, एनर्जी क्या ट्रांसफर हो सकती है क्या, हमने तो 11वीं की फिजिक्स में पढ़ा था कि ऊष्मा का एक से दूसरे में स्थानांतरण पॉसिबल नहीं है ना, पढ़ा था क्या ऐसा कि ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो सकता, हो सकता है। ये आपने 11वीं की फिजिक्स में पढ़ लिया, इसीलिए बात करी मैंने कि ऊर्जा एक चीज से किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा सकती है, किसी एक थिंग के अंदर ट्रैवल कर सकती है। अगर मैं बात करूं एक आयरन रोड की बात करूं, मैंने उसे एक साइड से गर्म करना शुरू किया, क्या दूसरा हिस्सा गर्म होता है, क्या होता है भैया, दूसरा हिस्सा गर्म होता है। दैट इज कि एनर्जी जो है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करती है, ट्रैवल करती है। और ये ट्रैवल उसी तरह से करती है जैसे मेरा वाटर ट्रैवल करता है हायर लेवल टू लो लेवल। बात समझ में आई, हायर लेवल टू लो लेवल जाता है पानी, हमेशा ऊंचाई से निचाई की तरफ जाता है। वैसे ही मेरी जो हीट है या एनर्जी है जिसे हम बोल रहे हैं एनर्जी कलेक्टिवली फॉर्म के अंदर, तो ये भी क्या होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगी, जो हिस्सा गर्म है उससे धीरे धीरे ठंडे की तरफ जाएगी, है ना। ये बात हो रही थी। एनर्जी के बारे में हमने 2 रूल्स पढ़े थे, ठीक है।
अगर बात करें, जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो कोपरनिकस के नियम पढ़े थे हमने। जब एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लोग मैकेनिकल वाले भी होंगे, है ना, सॉरी मैकेनिकल वाले तो देख ही नहीं रहे होंगे क्योंकि उनकी वैकेंसी नहीं है ना, सिविल की वैकेंसी है। देखो एनर्जी के लिए आपने यहाँ पे 2 रूल पढ़े होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने बात करी थी बर्नौली की। बर्नौली क्या कह गया, बर्नौली क्या गया कि भैया एनर्जी जो है ना मेरी वो क्या है, कंजर्व्ड है। ऊर्जा जो है ना वो क्या है, संरक्षित है। उसे ना तो खत्म किया जा सकता है और उसे ना ही डेवलप किया जा सकता है। भैया डेवलप तो कर सकते हैं लेकिन क्या खत्म कर सकते हो क्या एनर्जी को? नहीं कर सकते। एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज द सन इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहां से न जाने कितने ही मिलियन हमारे पास एनर्जी के छोटे छोटे क्वांटा जो है वो आ रहे हैं। क्या आप खत्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ये बात है। तो एनर्जी के बारे में मैंने आपको काफी बताया। एनर्जी जो है ना हमारी ये अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आती है। अब मैं बात करूं गैसेस की, तो आप कहोगे सर गैसेस, जैसे ही नाम आता है ना हमारा ध्यान जाता है एनवायरमेंट की तरफ। जैसे ही आपका ध्यान यहां जाएगा तो आप बोलोगे कि सर एनवायरमेंट के अंदर ना बहुत सारी गैसेस घूम रही हैं। मैं वहीं पे आपके ले जाना चाहता हूं जहां आपका दिमाग जा रहा है कि हाँ जी गैसेस बहुत सारी है एनवायरमेंट के अंदर, बहुत ही कलेक्टिव फॉर्म के अंदर। हमने 100% के अंदर छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि भैया सबसे ज्यादा मेरा 70% तक एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। बिल्कुल जी नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये एनवायरमेंट वाला नाइट्रोजन जो है मेरा प्लांट तक पहुंचता कैसे है? देखो गैसेस क्या है, खुद अबायोटिक फैक्टर है, और प्लांट क्या है मेरा, भैया ये मेरा बायोटिक फैक्टर है। तो देखो एक गैस जो खुद क्या है, अबायोटिक है, लेकिन पहुंची कहां तक, बायोटिक तक पहुंची। तो क्या एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है क्या अबायोटिक से लेकर बायोटिक की तरफ? तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इकोसिस्टम जो मेरा है वहां पर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं अबायोटिक से बायोटिक की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिविंग से नॉन लिविंग की तरफ। इसी पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हमने क्या बोला, इकोसिस्टम बोला। हाँ जी, हम बात कर रहे थे बायोटिक की। तो देखो बायोटिक जो है N2 जो है मेरा ऑक्सीजन जो है ये बायोटिक तक पहुंचा कौन सा? बायोटिक के एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। मैंने एक पेड़ लिया, देखो इस पेड़ तक ये नाइट्रोजन जो है भैया आसमान से जमीन तक पहुंची कैसे? मैं आपको पढ़ाऊंगा N2 का साइकिल। यहां पर 2 बैक्टीरिया का नाम आएगा और वो कौन से आएंगे? अब वो आएंगे नाइट्रोबैक्टर और दूसरा आएगा नाइट्रोसोमोनास। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे भैया, अमोनिया जो मेरा मिल रहा था NH3 उसको बनाएंगे NH2 के अंदर, फिर यहां से N2 ले जाएंगे। ये पूरे के पूरे ना साइकिल की बात करेंगे। वैसे तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले हैं ना वो पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और मेरा कार्बन साइकिल। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि N2 जो है एक प्लांट की रूट तक पहुंचा कैसे? देखो ये जो है ना ये बीच का काम, ये पूरा का पूरा मेरे कौन से कर रहे हैं, मनुष्य के मित्र। मनुष्य के मित्र कौन से हैं? बैक्टीरिया। फिर से आ गया ना मैं बैक्टीरिया पे। मुझे पता है मेरी हर बात शुरू भी बैक्टीरिया और खत्म भी बैक्टीरिया पे होगी। बैक्टीरिया क्या करेगा, यहां से नाइट्रोजन को लेगा और यहां तक पहुंचाएगा। बस यही जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है ना एक अबायोटिक का बायोटिक के साथ। लेकिन बीच में क्या कोई ना कोई लिविंग सेल आ गई, उस लिविंग सेल ने उसको क्या किया, उस नाइट्रोजन को पेड़ की जड़ तक पहुंचाया होगा। कैसे पहुंचाया होगा? बात यहां आती है ना। देखो मैंने बोला कोई एक जीव मर गया कहीं पर, ठीक है, एक जीव मर गया, छोटा मोटा कोई मर गया, वो पड़ा है। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, ह्यूमस में कन्वर्ट होगा। भैया ह्यूमस तो समझ में आता है ना, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये ह्यूमस जो कन्वर्ट हुई ये क्या थी, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, N2 के अंदर। देखो कोई भी मर जाए जिंदगी के अंदर, सॉरी जिंदगी में नहीं, हमने बोला वर्ल्ड के अंदर कोई भी मरेगा, अगर वो मिट्टी के संपर्क में आया, मेरा सॉइल के संपर्क में आया, तो उस सॉइल के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया जो है उसकी हड्डियों को, उसकी स्किन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देगा। और जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां से क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। अगर ये मिट्टी के टच में है ह्यूमस तो ये किस में जाएगा, वापस सोइल के अंदर था। भैया मिट्टी में से पैदा हुए और मिट्टी में ही खत्म हो जाओगे, ऐसा सुनते आए हो ना, ये बात सत्य है। बैक्टीरिया भी ऐसा ही करके दे रहा है आपको, कोई भी मिट्टी के अंदर जाएगा, अगर वहां पर पड़ा है तो उसे मिट्टी के अंदर ही वापस भेज देगा, मिट्टी से ऊपर है तो भी मिट्टी के अंदर ले आएगा। और ये जो मेरी सॉइल है ये क्या कर रही है, इस प्लांट की रूट्स को जो भी नीड है इसकी, चाहे वो N2 की है, चाहे वो मेरी ऑक्सीजन की है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे कंप्लीट कर रही है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्सीजन तो पत्तियों से आएगी, कहीं और से आएगा, यहाँ पे Mg+, वो मैं उधर चला जाऊंगा फिर फोटोसिंथेसिस की तरफ, वहां नहीं जाना मुझे, एनवायरमेंट में ही रहना। रूट्स के अंदर क्या चाहिए, N2 चाहिए, तो सिंपल सी बात है बैक्टीरिया यहाँ तक पहुंचा देगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं। देखो इकोसिस्टम के बारे में ना कोई 2-4 पॉइंट है अच्छे अच्छे जो ना हमें आने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बन सकता है।
बन कैसे सकता है, स्टेटमेंट वाइज बात करें तो इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मैच करवाने के लिए आ सकता है, नन ऑफ दीज ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन भी आ सकता है। एक पॉइंट मैंने बोला कि अगर मेरा इकोसिस्टम जो है ना ये सस्टेनेबल है ना, मैंने बोला सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल होने का मतलब क्या है कि यहां पर जितनी भी लिविंग सेल्स है ना वो क्या है, बैलेंस है। देखो थोड़े दिन पहले ना आपने न्यूज के अंदर सुना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये क्या था भैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत सारे लोगों ने तो आज पहली बार सुना होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कोई हुआ करता था। भैया मेरी चील, बहुत पुरानी चील जो आसमान में उड़ती भी दिखा करती थी और जमीन पर ढूंढ लेती थी किसी मरे हुए जीव को, और या फिर अपने शिकार को ढूंढ लेती थी, उसे हम बोला करते थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखो जब हम ना फूड पिरामिड पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फूड पिरामिड जो होता है वो ऐसे होता है, कहीं पर डीकम्पोजर्स होते हैं मेरे, कहीं पर मेरे प्रोड्यूसर्स होते हैं, और कहीं पर मेरे ओमनीवोरस होता है, कहीं पे मेरा हर्बीवोरस होता है, आगे आगे धीरे धीरे सारा टॉपिक आएगा। तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर मेरा पहले क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। एक फूड चेन के अंदर मैंने बात कर रहा हूं, किसी एक एक्स मान लो फूड चेन है, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां था और कोई जो एनिमल था ना वो यहां था। ये एनिमल जो था ना वो मर रहा है और उसको खत्म करने का, उसको कन्वर्ट करने का काम जो था वो किसका था, यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का था। पहले आपने देखो ना कुछ भी एनिमल मरते थे तो क्या होता था, जो हमारे ये हुआ करते थे चील वगैरह हुआ करती थी, उनको नोचती थी, खाती थी तो क्या करती थी, इनका पोर्शन ऊपर ले जाती थी। लेकिन ये धीरे धीरे खत्म क्यों हुए, देखो डीडीटी के बारे में आपने सुना, बहुत सारी ऐसे फर्टिलाइजर्स के बारे में सुना होगा ना कि जो हार्मफुल है। क्यों सुना, वो क्यों चर्चा में रहे थे, वो इसलिए चर्चा में रहे थे भैया क्योंकि जिस घास को इस पशु ने खाया, उस घास को मनुष्य ने क्या डाला था, कोई ऐसी फर्टिलाइजर डाल दी थी जो इसका काम तो चल सकता था इस एनिमल का, लेकिन इस एनिमल को खाने वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी हैं जो किसी एक चीज से तो क्या हो रही है, बेनिफिट ले रही है, लेकिन दूसरी चीज जो है वो उसका क्या कर रही है, नेगेटिव इंपैक्ट देख रही है। ऐसा ही यहां हुआ, हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज किए, उन फर्टिलाइजर्स की वजह से जो भी ग्रीन है ना, ग्रीन चीज इस जानवर ने खाई होगी, इस एनिमल ने खाई होगी, ये खाने के बाद अपनी जिंदगी तो पूरी कर गया और खत्म हो गया। इसके खत्म होने के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आया, इसको खाने आया, इसने इसको खाने की कोशिश करी, खाया, उसके बाद में जो उस प्लांट के अंदर था, मैंने ये बोला कि ये प्लांट था, ये इसने खाया था, इस प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजर यूज हुआ था वो इसके अंदर गया, ये तो सरवाइव कर गया, लेकिन जब इस एनिमल को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने खाया वो उसके लिए हार्मफुल था। ठीक है, तो मेरी फूड चेन पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई ना। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इस फूड चेन के अंदर से मैं गायब कर दूं तो क्या मरे हुए जानवरों का जो सिंथेसाइज है, अगर मैं बोलूं कि उनको जो डीकंपोज करने का काम है, क्या वो होंगे, क्या नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हमारी किसी फूड चेन के अंदर से मैं टाइगर को गायब कर दूं तो क्या फूड चेन डिस्टर्ब नहीं होगी, क्या होगी भैया। टाइगर का जो काम है क्या करना, देखो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, हर एनिमल की एक मात्रा से ज्यादा अगर हो जाएगी किसी कंडीशन के अंदर, मैंने बोला कि भैया गायें जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ गई चारों तरफ, बहुत ज्यादा, गाय को छोड़ो, अपने एग्जांपल नहीं लेते, अपने फिश का एग्जांपल लेते हैं, किसी और एनिमल का एग्जांपल लेते हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, एक लिविंग सेल की तो बहुतायत में मात्रा होगी और बाकी सारों के ऊपर क्या उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनिमल मरने शुरू हुए, इनको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने खाया और सारे के सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो थे वो खत्म हो गए, तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी ना। ऐसे ही टाइगर वाले की बात करें, टाइगर का कंजर्वेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि हम टाइगर रिजर्व ज्यादा से ज्यादा बने, टाइगर बढ़े, क्योंकि टाइगर एक फूड चेन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉलम है। अगर टाइगर खत्म हो गया तो टाइगर जिनको खा रहा है उनकी काउंटिंग को बैलेंस कौन करेगा, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो हिरन को खा रहा है और हिरन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो सब तरफ हिरन ही हिरन होंगे। तो फूड चेन क्या हो रही है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकृति बैलेंस नहीं होगी, इकोसिस्टम मेरा बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, कोई एक ज्यादा बढ़ जाएगा और एक कम हो जाएगा। हर जगह अगर शेर ही शेर हो गए तो मनुष्य बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे। अगर हर जगह हाथी हाथी हो गए तो हाथी हाथी राज करेंगे, कोई और बचेगा नहीं। तो ये बात हम बात कर रहे थे कि अगर इकोसिस्टम सस्टेनेबल है, इट मीन दैट कि मेरी जितनी भी लिविंग सेल्स है वो क्या है, बैलेंस है। और अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि कोई एक लिविंग सेल जो है मेरी वो क्या हो गई, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। या फिर मैं यूं कहूं कि एक लिविंग सेल मेरी जो है वो जरूरत से ज्यादा, मतलब जितनी वो चाहिए थी उससे भी क्या हो गई, कम हो गई।
ये फैक्टर है, ये पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। ग्रेट इंडियन मस्टर्ड जो है पूरी तरह से लुप्त हो गया, कहते हैं ना बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी, ऐसी स्पीसीज भी हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, कुछ खत्म हो चुकी हैं। इनके हिसाब से ना मैं आपको एक बुक पढ़ाऊंगा, रेड डाटा बुक बोलते हैं उसको, ग्रीन डाटा बुक, जो वर्ल्ड हमारा ना, वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ऐसे ही एनिमल के लिए भी बनी हुई है, ठीक है, बर्ड्स के लिए भी बनी हुई है, कन्वेंशन होते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर रोक लगाई गई थी कि फर्टिलाइजर्स का यूज बंद करो। यहाँ पर फूड चेन्स के अंदर, फूड पिरामिड के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की जानकारी यहीं तक, इकोसिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया, पुराने का रिवीजन किया, ठीक है। और पक्का जो इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताए थे ना, जितने के जितने, वो याद करो भैया। 2 फरवरी ऐसे आना चाहिए याद। 2 फरवरी को क्या होता है बताओ, क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? हैबिटेट डे पढ़ा था क्या? चेक कर रहा हूं मैं आप लोगों को, हैबिटेट डे नहीं है यहाँ पर है मेरा वेटलैंड डे है भैया। क्या है? वेटलैंड डे है। 28 फरवरी को क्या था? नेशनल साइंस डे था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था। अरे भैया सर्टेन से एक उठा लो बीच में। 22 अप्रैल क्या होता है मेरा? 22 अप्रैल अर्थ डे होता है, ठीक है। 5 जून की बात करूं तो एनवायरमेंट डे होता है। 11 जुलाई की बात करूं तो पॉपुलेशन डे होता है। तो ना इनको याद रखो। 16 सितंबर की बात करूं तो वर्ल्ड ओजोन डे होता है। ये याद रहने चाहिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा और सीधा 2 नंबर देके जाएगा। ये मुफ्त के नंबर है, ठीक है। इनमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इनका रट्टा मारो और खत्म करो यहीं पर इसको। आज मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।